बिहार में बड़ी संख्या में एमओयूज भी साइन हो सकते हैं। बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रैक्टिस में लागू है। पॉलिसीज में जो प्रोमिसेस है उन प्रोमिसेस को हम डिलीवर भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि हम किस फ्यूचर या एक फ्यूचर रेडी के तहत हम लोग काम कर रहे थे कि लगभग 4 माह पूर्व राज्य मंत्री परिषद ने हमने अपने इंडस्ट्रियल एरिया के एक्सपेंशन की स्वीकृति भी हम लोगों ने कैबिनेट से ली। बिहार में 31 जिले में ही इंडस्ट्रियल एरिया था और 7 जिले में नहीं था। तो किसी भी उद्यमी के लिए अपने यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए जमीन की आवश्यकता है। अभी हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के सभी जिलों से 9000 एकड़ से भी अधिक के भी जमीन के डिटेल्स हमें प्राप्त हुए हैं, जिनका हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं और उनकी उपयोगिता, उनकी वायबिलिटी को हम लोग चेक करा रहे हैं कि कहाँ एनएच की कनेक्टिविटी कैसी है या नियरेस्ट स्टेशन कैसे है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने इस बात की तैयारी शुरू कर दी थी कि आने वाले समय में बियाडा को जमीन की जरूरत पड़ेगी और जहां हमारा लैंड बैंक अब समाप्त हो रहा है तो उस लैंड बैंक के को विस्तार करना बहुत आवश्यक है। तो हम लोगों ने उस पर भी तैयारी की। एक्सपोर्ट पोटेंशियल बिहार में बहुत है, एक्सपोर्ट्स नहीं होते थे, लेकिन अब हमारे पास ड्राई पोर्ट भी है, इनलैंड कंटेनर डिपो। और दो बहुत बड़ी उपलब्धि और हुई। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बिहार में कभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं था। कई राज्यों में बहुत संख्या में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। मुझको प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार को दिया। उसको भी अब डेवलप हमें करना है। साथ ही गया में जो कलकत्ता अमृतसर कॉरिडोर पे जो इंडस्ट्रियल एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हमें स्थापित करना है, वो पूरे बिहार का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनेगा। उस दिशा में भी हम लोग बहुत तेजी से आगे हम लोग ने अपना कदम बढ़ाया है और उसकी तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ की है। तो अगर कुल मिला के देखें तो मैं ये मानता हूँ कि बिहार भी अब देश के इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमुखता से स्थापित हो रहा है। और बिहार की चर्चा भी निवेश के संदर्भ में कि बिहार में बड़े निवेश भी आ सकते हैं, अब 1000 करोड़ से बड़े के भी निवेश आ रहे हैं और बिहार में भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है, बिहार में भी इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। उसको इस एमओयू जो 1,81,000 करोड़ के लगभग का साइन हुआ है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बिहार को एक ऊंची उड़ान, अगर हम कहें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बड़े निवेश के साथ रोजगार के कई अवसर आएंगे और हमारे राज्य के युवाओं के लिए आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे, ना सिर्फ निजी क्षेत्र में कार्य करने के बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी, स्वरोजगार पे भी। क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी है, आप देखेंगे कि बहुत बार होता है कि कम निवेश होता है लेकिन वो रोजगार ज्यादा लाता है, और ज्यादा निवेश आते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि उतने एम्प्लॉयमेंट्स आए। तो एक मिक्स के तौर पर हम देखते हैं और हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक संख्या में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। साथ ही हम बिहार के सभी 101 अनुमंडल में उद्यमिता विकास केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं, जिससे गांव में भी जो लोग अपनी माइक्रो एंटरप्राइजेज शुरू करना चाहते हैं तो उनको हम हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर सकें। तो संक्षेप में यही आपसे साझा करना था कि जो हमारा बिहार बिजनेस कनेक्ट बहुत सक्सेसफुली संपन्न हुआ। उद्योग विभाग की पूरी टीम और बिहार सरकार के एक प्रयास से, बहुत कड़ी मेहनत हमारे विभाग के सभी पदाधिकारियों ने की थी और उसी का परिणाम है कि आज बिहार की चर्चा पूरे देश में हो रही है और सबों में ये प्रसन्नता है, लोगों की जो एस्पिरेशंस, जो आकांक्षाएं थी कि बिहार में भी आने वाले समय में उद्योग लगे, उस ओर हमने बहुत तेजी से अपना कदम बढ़ाया है। धन्यवाद। नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है जिसमें बिहार मतलब सबसे सोसाइटी पे सबसे नीचे स्तर पे रखा आया है उसके नीति आयोग में। आप लोग लगभग 20 साल से सरकार में है, क्या 20 सालों में कुछ नहीं किया गया जिसकी वजह से ये नीति आयोग के रिपोर्ट पे आया है? देखिए, मैं मानता हूँ, अगर आप देखेंगे, अगर थोड़े पीछे इतिहास में आप जाएं, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने नेगेटिव ग्रोथ रेट भी देखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बिहार ने एक बेहतर ग्रोथ रेट मेंटेन रखा है। और विभिन्न सूचकांक पर आप ये कभी नहीं भूलें कि 2005 में हमने शुरुआत कहाँ से की थी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में बिल्ड नहीं हो सकता। अगर आप हर एक सूचकांक पर अगर आप नेगेटिव हैं तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने में या नेशनल एवरेज के समीप लाने में
समय लगता है, लेकिन उस आधारभूत संरचना को बेहतर किया और हर एक पैरामीटर पर अगर आप नीति आयोग की एक किसी आप टिप्पणी पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो उसी नीति आयोग ने बिहार की कई जगह प्रशंसा भी की है जहाँ पर हम लोगों ने बेहतर काम किया। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि अब हमारा लक्ष्य आगे का है और अब हम 2047 की ओर देख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे निवेश के मामले में आप सब इस बात से सहमत होंगे कि बिहार में 1,81,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आना शायद ये साधारण बात नहीं है। और विकसित राज्यों ने भी कभी अपनी शुरुआत की होगी और उस कड़ी में मुझे विश्वास है कि बिहार भी एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरेगा और विभिन्न सूचकांक पर अगर हम बेहतर हुए हैं और जहां बेहतर करने की आवश्यकता है हम लगातार उसको काम कर रहे हैं। कोई भी फैक्ट्री लगती है सर तो जमीन अधिग्रहण इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की है तो वी आर इंटीग्रेटिंग आवर सिस्टम विद द नेशनल पोर्टल और उस नेशनल पोर्टल में भी वो होगा और उसमें हमको लाभ मिलेगा क्योंकि आप जानते हैं कि इन्वेस्ट इंडिया की जो टीम वो कोई भी अगर निवेशक का रुचि आता है तो वो उसको रेफर करते हैं। या जो मैंने जिक्र किया कि एम्बेसी या हाई कमीशंस के पास भी हम गए तो हमारी भी कोशिश वही थी कि जो भी कंट्री स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है तो बिहार को भी वो कंसिडर करें तो उस ओर बढ़े। ऐसा नहीं है कि बिहार में एफडीआई नहीं आया है, संख्या हमारी कम है, हम क्यों मिस किए आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं कि एफडीआई का निवेश हम लोगों ने क्यों मिस किया, एक लंबा इतिहास है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये जो पूरी एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बन रही है, पूरी एनवायरनमेंट बन रही है, तो हम वेरी पॉजिटिव कि आने वाले समय में लार्ज ग्लोबल जायंट्स के भी इन्वेस्टमेंट बिहार में होते हुए दिखेंगे आप। एक सवाल है एक सवाल देखिए सबसे बड़ी बात है जैसे मैंने भी कहा कि एमओयू साइनिंग एक पार्ट है लेकिन एमओयू का कन्वर्जन एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो पिछले वर्ष जो पहली बार जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था उसमें 50,000 करोड़ के निवेश आए थे, उसमें 76% लगभग आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो 38,000 करोड़ के प्रस्ताव की जो क्लियरेंसेस हुई है, क्योंकि आप ये भी बात से सहमत होंगी कि जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उसके स्टेजेस हैं स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स के, चाहे लैंड अलॉटमेंट के, तो ऑलमोस्ट अबाउट 78% का कन्वर्जन हम लोग ने किया है। और अभी भी हम लोग लगातार टीम हमारी फॉलो अप कर रही है कि किसी को कोई कठिनाई है या कोई पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। ठीक उसी तरह से तो इस बार भी जो हम लोगों ने साइन किया है तो सेक्टर वाइज है, अलग अलग सेक्टर में है, इंटर डिपार्टमेंट भी है। तो हमारी ये लगातार कोशिश हमारी टीम की रहेगी कि उसमें हम उसका एग्जीक्यूशन जो है, कन्वर्जन है, उसको हम शीघ्र करें। और अभी नई पॉलिसीज पे भी हम काम कर रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी 2016 की है, लगभग 8 वर्ष से अधिक हो गया है, तब हम लोग एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे भी काम कर रहे हैं और नई सेक्टरल पॉलिसीज पे भी काम अभी हम लोगों ने प्रारंभ किया है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की हो या फार्मास्यूटिकल्स की हो। तो नए पॉलिसीज भी हम बना रहे हैं जहां पर लगता है कि बिहार का स्ट्रेंथ है और बिहार को हम एक पैन इंडिया लेवल पर बेहतर पोजीशन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम कम्पिटिटिव और अट्रैक्टिव पॉलिसी भी बना रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ। अब 2016 की पॉलिसी को अगर एकदम यार्डस्टिक मानते हैं, मतलब वो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो 2016 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके तहत लगभग 1,03,853 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास आए थे, जिसमें फाइनेंशियल, जिसमें आप जिनको स्टेज 1 क्लियरेंस मिला, मतलब क्लियरेंसेस को आप देखेंगे तो डिफरेंट स्टेजेस में, तो स्टेज 1 क्लियरेंस मिलता है, कदम होता है, बाद में फाइनेंशियल क्लियरेंस होता है जिसमें उनके बैंक्स वगैरह के साथ टाई अप हो जाते हैं और वो फिर प्रोजेक्ट की गति और बढ़ती है। तो वैसे हम लोग 1039 यूनिट्स हैं, 1039 यूनिट्स हैं और 11,583 करोड़ के फाइनेंशियल क्लियरेंस हम लोगों ने दिए। तो एक तरह से आप ये कह सकती हैं कि 2016 से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस टाइम लगता है, बहुत जगह इन्वेस्टर खुद लैंड एक्वायर करते हैं, कहीं हम देते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस होते हैं, तो वो समय लगता है। और इस बार का ही अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर का ही कहूँ, अगर 2024-25 का,
तो जो हमारी फंक्शनिंग यूनिट थी उसमें 600 करोड़ से अधिक के इंसेंटिव्स को हमने डिसबर्स भी किया है। मतलब ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो एक तरह से आप कह सकती हैं कि जो एक निवेश का माहौल बनना प्रारंभ हुआ है उसको और अभी हम लोगों ने फास्ट ट्रैक किया है और उसको और गति देने की हम लोगों ने कोशिश की है। धन्यवाद। कितने सारे निवेशक आ रहे हैं, तो क्या बिहार सरकार रोजगार को लेकर के कोई प्लान बनाई है? क्या रोजगार की जो समस्या है वो कम होगी? निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट इशू को ही अगर हम उस पर बताएं तो आप 3 तरह से उसको देखा जा सकता है। एक तो जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स जैसे जैसे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज के अनुसार डिपार्टमेंट के प्रोसेस के अनुसार जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उस हिसाब से उसका रिक्रूटमेंट होता है। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। निवेश बढ़ता है तो रोजगार के नए अवसर भी लेके आता है। साथ ही हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत बड़े स्केल में काम कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या बिहार लघु उद्यमी योजना हो या स्टार्टअप्स हो, उसके माध्यम से भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और बहुत प्रसन्नता है मुझे इस बात को शेयर करने में कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रति भी बिहार के युवाओं में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट जगा है और वो लोग ना सिर्फ स्टार्टअप्स के तहत भी अप्लाई कर रहे हैं, उसको अवेल कर रहे हैं जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की है, बल्कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसी योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। तो थ्री फोल्ड आप कह सकती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू जॉब क्रिएशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो बृहद तरीके से हम काम कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से जब इतने बड़े निवेश आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगा। और एक अगर डेटा बताऊं तो गया में ही जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जब फंक्शनल हो जाएगा उसकी खुद की क्षमता 1,10,000 जॉब से अधिक की है। तो वो आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि जो हमारा एक्सप्रेस हाईवे कनेक्टिविटी है गया और दरभंगा को भी कनेक्ट कर रहा है, तो नॉर्थ साउथ डिवाइड भी नहीं रहेगा, वो पूरे बिहार का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा जहाँ पे बिहार के युवाओं के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत संख्या में